चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। जल्दी से बताओ मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है या नहीं। जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं, क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? जल्दी बताइए सब लोग, क्लियर आवाज आ रही है क्या? इंतजार कर रहा हूं आप सभी के कमेंट्स का, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बताइए। यस सर, ओके। सबसे पहले सतीश चौहान जी ने बोल दिया सर आवाज क्लियर है। आवाज क्लियर है तो आप सभी लोगों को अब मेरी आवाज क्लियर सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि अब मैं पूछने वाला हूं एक दो क्वेश्चंस। बताओ जल्दी से, हमारा अभी तक क्या चल रहा है? संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा का सिलेबस चल रहा है। उसमें हमने ब्रह्मांड को कंप्लीट कर लिया है 6 लेक्चर में। उम्मीद है ब्रह्मांड के बारे में आपने एक एक चीज पढ़ ली होगी। अगर आपने लाइव क्लास नहीं देखी तो रिकॉर्डेड क्लास आपको उसमें मिल गई होगी, ठीक है। अब आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक पर, मापन पर, ठीक है। मापन बोले तो मेजरमेंट। इसमें हमें समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयाम, आयतन, द्रव्यमान का मापन, बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है और सीखना है। तो सभी लोग तैयार हैं? क्योंकि आज कुछ हम बढ़िया सीखने वाले हैं। राखी जी, राखी मोरी जी, राखी बर्डे जी, रेखा राठौर जी, ओके, सभी लोग जुड़ चुके हैं। और जिनको पता नहीं है कैसे जुड़ना है, तो यार आप लोग जुड़ गए तो उन लोगों को भी बता दिया करो, ऐसे ही जुड़ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लाइव क्लास में आना। तो आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल। तो चलिए एक बोर्ड पर चलते हैं, वहां से हम अपना सफर चालू करने वाले हैं। तो अब हम अपना चालू करने वाले हैं और ध्यान से सुनो, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये हमारी साइंस की रामबाण किताब का फिजिक्स का चैप्टर 2 है। तो आज हम चालू करने वाले हैं साइंस की रामबाण किताब का चैप्टर 2 फिजिक्स का। तो नाम क्या जाएगा? इकाई एवं मापन पद्धति। मापन पद्धति, इकाई एवं मापन पद्धति, यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट्स। मतलब जो भी अपनी यूनिट्स रहती हैं, इकाई क्या होती है, हम उस पर बात करेंगे। मापन पद्धतियों पर बात करेंगे, क्या होती हैं सारी चीजें। तो सबसे पहले हमें एक बात बताओ, आप जितने भी लोग देख रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, तो सभी लोगों को पूरा फोकस करना है। सबसे पहले मुझे बताओ, हमें कोई भी चीज को मापने की जरूरत क्या पड़ी? जब हम आदि मानव के जमाने से धीरे धीरे इस जमाने में आए, जिसे आप मॉडर्न जमाना कहते हो, मॉडर्न युग है भैया आज का, इंस्टाग्राम वाला, फेसबुक वाला, तो मॉडर्न युग तक आए। पहले क्या होता था, जब भी हम कोई भी चीज लेते थे तो वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाते थे कि भैया तुम हमसे दाल ले लो, चावल दे दो, तुम हमसे ये ले लो, तुम वो दे दो। तो ये आदान प्रदान होता था। तो आगे चल के धीरे धीरे दिक्कत ये आई, मान लो मुझे लेना है गाय, मुझे क्या लेना है? गाय, और मेरे पास है गेहूं। तो क्या मैं आपको एक इतना सारा गेहूं देके गाय ले लूंगा? क्या आप दे दोगे? या गाय के बदले में मुझे हाथी दे दोगे? क्या नहीं दोगे। तो आगे चल के दिक्कतें आई यार कि मापे कैसे, मेजरमेंट कैसे करें। अगर किसी को आम लेने हैं तो भाई आम 1 किलो लेने हैं तो वो 1 किलो क्या होगा। किसी को कपड़ा लेना है तो कपड़ा हाथ से नाप कर दें कि फुट से नाप कर दें, कैसे नापें, तो उसके लिए क्या करा, मात्रक बनाए गए। ऐसे ही अब हम देखने वाले हैं, इनको मापने के लिए हमने क्या बनाई? भौतिक राशियां बनाई। क्या बनाई? भौतिक राशियां। तो हमें इकाई एवं मापन पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले क्या पढ़ना है? भौतिक राशियां। बाद में नोट्स बना लेना, ध्यान देना, पूरे नोट्स आपको बनाने हैं साइंस की रामबाण किताब में। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको लिखा हुआ दिया है सारा, हाथ से बता रहा हूँ, इसीलिए सब लोग फोकस करना, ठीक है। मापन पद्धति के अंतर्गत हम देखने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि। अब भौतिक राशि क्या होती है? तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि का मतलब, तो ऐसी राशियां या वे राशियां जिनका मापन किसी मापन पद्धति के द्वारा किया जा सकता है। सुनना, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा और तुम्हें घुमा देगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर इसकी परिभाषा, एक एक चीज मैं हाथ से लिख रहा हूं, इसलिए फोकस करना आप लोग।
वे राशि जिनका मापन किसी मापन यंत्र के द्वारा किया जाता है, किसी मापन यंत्र के द्वारा किया जाता है, यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो क्या कहलाती हैं? तो आप लोग बोल दोगे सर वो कहलाएंगी आपकी भौतिक राशि। तो भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? वे राशि जिनका मापन किसी मापन यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, मापन यंत्र का मतलब तो आप समझते हो ना, जिसके द्वारा हम कोई मापते हैं। अरे हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें मापने वाली हैं। अगर हम जाएं मंगल ग्रह पर, हमारे गोले पर ये चीजें पढ़ रहे हैं, हम दूसरे गोले पर और कुछ चल रहा होगा। इसीलिए आपको पूरा फोकस करना है हमारे यहाँ क्या क्या माना जाता है। तो बताओ मुझे, क्या गति भौतिक राशि है? जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से बताओ, क्या गति भौतिक राशि है? भौतिक राशि का मतलब है वे राशि जिनका मापन किसी मापन यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। तो क्या गति भौतिक राशि के अंतर्गत आएगी? जल्दी से बताओ आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हो। जल्दी बताओ, गति आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि आपके पेपर में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। यस 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 यस, ये पुराने आवाज वाला यस तो नहीं है अकेला, यस यस। चलिए तो ध्यान देना, सभी लोग फोकस करना, जितने लोग देख रहे हैं सभी को आंसर देना है। गति, तो आप बोलोगे यस सर, गति हमारी गाड़ी में भी तो रहती है। हम जब गाड़ी में बैठते हैं, मौसम बढ़िया हो रहा है, रिमझिम बारिश हो रही है, तो हम अपने दोस्त से बोलते हैं और रेस दे, और गति बढ़ा, और तेज चला। और तेज चला मतलब तेज चलाएगा तो उसके गाड़ी के आगे जो गोल गोल मीटर है ना, उसी को बोलते हैं ओडोमीटर या स्पीडोमीटर। तो गति को हम किसके द्वारा मापते हैं? स्पीडोमीटर के द्वारा माप देंगे। स्पीड बताएगा वो स्पीडोमीटर, ठीक है, वो स्पीड बताता है। और गति ओडोमीटर भी लगा रहता है आगे गोल गोल, ओडोमीटर मीटर। अब बताओ मुझे दाब, चलो जल्दी बताओ, क्या दाब भौतिक राशि है? तो भौतिक राशि की परिभाषा आप सभी को याद होनी चाहिए, वे राशि जिनका मापन किसी मापन यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो सर दाब भी क्या है? दाब को भी हम माप सकते हैं सर, किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं दाब को। तो आप बोल दोगे सर दाब भी भौतिक राशि है, पेपर में पूछेगा दाब भौतिक राशि है क्या? अब बताओ जल्दी, क्या तनाव भौतिक राशि है? क्या तनाव जल्दी से बताओ, तनाव भौतिक राशि है क्या? साइंस की रामबाण किताब आप सभी के पास होगी तो आप तुरंत बता पाओगे। जल्दी बताओ, तनाव। तो आप बोलोगे यस सर, तनाव मतलब खिंचाव, तार के अंदर जो तनाव होता है, तन्यता होती है, उसको भी टेक्सोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? टेक्सोमीटर, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे आप चीजों को बता सकते हो। गति हो गई, दाब, क्या तापमान? चलो बताओ जल्दी से, तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा है? बताओ जल्दी से, तापमान को किसमें मापा जाता है? तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा है? सभी लोग जितने देख रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भौतिक राशियां, वे राशि जिनका मापन किसी मापन यंत्र के द्वारा किसी भी एग्जाम में, चाहे एसआई हो, कांस्टेबल हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, आपका संविदा शिक्षक हो, हर एग्जाम के सिलेबस में दिया है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ओके, तो आंसर आ गया केल्विन, थर्मोमीटर के द्वारा। बहुत बढ़िया श्रीन जी, तो केल्विन नहीं बोलेंगे, थर्मोमीटर के द्वारा बोलेंगे। तो थर्मामीटर लेके आता है ना डॉक्टर, तो तापमान किसके द्वारा मापते हैं हम? थर्मामीटर के द्वारा या थर्मोमीटर के द्वारा। थर्मोमीटर के द्वारा यंत्र है, इसके द्वारा हम माप रहे हैं इसे। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसके द्वारा मापेंगे? विद्युत धारा। तो आप बोलोगे सर विद्युत धारा को हम आमीटर के द्वारा मापेंगे। किसके द्वारा मापेंगे? आमीटर के द्वारा माप लेंगे। लंबाई को किसके द्वारा मापेंगे? चलो एक और बता दो जल्दी से, लंबाई। लंबाई भौतिक राशि है या नहीं?
बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं। चलिए जल्दी बताइए, लंबाई को किस में मापेंगे? लंबाई लंबाई लंबाई। तो आप बोल दोगे सर छोटे में हम यही तो करते थे, हम बढ़िया लेकर आते थे एक फुटा, स्केल। स्केल देखा होगा ना, तो मीटर को किस में मापा जाता है? स्केल के द्वारा मापा जाता है, तो स्केल आ जाएगी। मैं अभी ऐसा यूनिट नहीं बोल रहा, अभी मैं भौतिक राशियां को मापने वाले मापन यंत्र की बात कर रहा हूं। तो आप बोल सकते हो मीटर, स्केल। स्केल फुटा बोल देते हो आप, स्कूल टाइम में देखा होगा आप लोगों ने। अगर मान लो आपको द्रव्यमान मापना है, द्रव्यमान मापना है, आपने बोला आम चाहिए भैया, आम का सीजन चल रहा है, हमें तो आम खाने हैं 1 किलो, तो आम को किससे मापोगे? आम को किससे मापोगे? जल्दी बताओ, दिमाग में घुस रही है ना चीजें। आम को किस में मापोगे? तो आप बोलोगे सर आम को हम तराजू से माप लेंगे। तराजू क्या हो जाएगा? मापन यंत्र हो जाएगा। तो द्रव्यमान को किससे? तराजू से तौल देंगे हम। क्लियर हुआ इतना? चलिए, किलोग्राम नहीं, किलोग्राम नहीं, अभी देखना वही तो कंफ्यूजन है। आप किलोग्राम बोल रहे हो, केल्विन बोल रहे हो। अभी मैं आपसे ऐसा यूनिट पूछ ही नहीं रहा, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। तो अब आपने बोला, आप समझना सभी लोग, एक एक चीज क्लियर करते जाऊंगा ताकि आपका डाउट बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वे राशि जिनका मापन किसी मापन यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो आप बोलोगे मापन यंत्र में बहुत सारी लिस्ट दे दूंगा आपको, आपकी किताब में भी दे रखा है मैंने, ठीक है। तो यहां आपने बोल दिया कि सर इतनी सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो अब आखिर ये भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं अगर पेपर में पूछे तो? बाद में आप इसको पॉज करके पूरा लिख लेना, ठीक है, और इसका मैं PDF आपको दे दूंगा। अब आपसे पूछा जाएगा जो भौतिक राशियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक, ये लो भौतिक राशि के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं? चलिए, तो याद रखना 3 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं? 3 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आधारभूत। कौन सी आ जाएंगी? आधारभूत राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज आ जाएंगी, आधारभूत राशि आ जाएंगी। आधारभूत राशि, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मूलभूत राशि। क्या बोलते हैं? मूलभूत राशि। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, आधारभूत इकाई हो जाएगा आपका, मूलभूत राशियां हो जाएगा। क्लियर? फोकस करते चलना, एक एक चीज बिल्कुल सरल है। आधारभूत राशियां, उसके बाद में कौन सी आएगी? व्युत्पन्न राशियां। कौन सी आएगी? व्युत्पन्न राशियां, ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोल सकते हैं। यूनिट की जगह यहां पे क्या बोल देंगे अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? राशियां। तो याद रखना यहां पर क्वांटिटीज का यूज किया जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब यहां पर कौन सी आ जाएगी? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि का मतलब क्या होता है अभी हम देखेंगे। इसको बोलते हैं ड्राइव्ड, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। और तीसरा कौन सा आ जाएगा सबसे लास्ट आपका? पूरक राशि। कौन सा आ जाएगा? पूरक राशि। पूरक राशि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो जल्दी से आप बहुत बढ़िया फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, और कौन सा आ गया आपका? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग अब आराम से बता दोगे। तो इसको एक बार देखो जल्दी से सभी लोग। मूलभूत राशि, व्युत्पन्न राशि और आपकी पूरक राशि। जब तक थोड़ा सा जलपान ग्रहण कर लेता हूं मैं। जल्दी से आप लोग इसको देखो एक बार, फिर एक एक को समझने वाले हैं।
अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने देख लिया मूलभूत राशि। अब मूलभूत राशि का मतलब क्या होता है सर? आधारभूत राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। तो सबसे पहले हमने देखा भौतिक राशियां। क्लियर हुआ ना भौतिक राशि सभी लोगों को ईमानदारी से? तो आप बोलोगे सर भौतिक राशि का मतलब होता है जिनको हम किसी मापक यंत्र के द्वारा माप सकते हैं सर। अब भैया कौन कौन सी होंगी? आधारभूत राशि। अब आधारभूत का मतलब क्या होता है सर? चलिए तो अब हम समझने वाले हैं, इसका आप आराम से पॉज करके बाद में लिख लेना। सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं आधारभूत राशि। ये हेडिंग बना ली अपन ने, आधारभूत राशि, फंडामेंटल यूनिट। अब सर ये आधारभूत राशि का मतलब क्या होता है? तो आप लोग बोल दोगे सर आधारभूत राशि का मतलब होता है ऐसी राशि जिनका जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, मतलब इसका मतलब क्या है पहले मैं लिख देता हूं। ऐसी राशि, हल्की हल्की आज हवा चल रही है, ठंडी ठंडी बारिश हो रही है। ऐसी राशि जो किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बनती या किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, निर्भर नहीं होती है। चलिए जल्दी से परिभाषा पढ़ो सभी लोग। ऐसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, मतलब इसका मतलब क्या? इसका हर एक पद स्वतंत्र होता है, इसका पद अन्य पर निर्भर नहीं होता है। मतलब मान लो मीटर है, लंबाई है लंबाई, तो लंबाई को मीटर में मापेंगे, मीटर गुणा मीटर नहीं कर सकते, या इस एक पद को अन्य पद के द्वारा नहीं दर्शा सकते। जैसे आप बोलोगे वेग, तो वेग क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। आप त्वरण बोलोगे वेग बटा समय हो जाएगा। आप बोलोगे क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। आप बोलोगे आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यह अलग अलग का गुणा हो रहा है। तो याद रखना आधारभूत राशि वे भौतिक राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बनती हैं, जिनका पद किसी अन्य पद से मिलकर नहीं बनता है। मतलब जो इनकी राशि है, वैल्यू है, वो स्वयं निर्धारित है, वो दूसरे पर निर्भर नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमने देखा, अब आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियर। ऐसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या, बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। याद रखना इनकी संख्या कितनी होगी? 7 होगी। क्लियर हुआ? तो अब इनकी संख्या कितनी है? 7 है। ऐसा नहीं है कि इसकी और ज़्यादा हो सके, कम हो सके। हमारे गोले पर, हमारी पृथ्वी पर इनकी संख्या कितनी है? 7 है। इसके अलावा तुमसे कोई कुछ भी बोल दे, आंख बंद करके गलत लगा देना, 7 मतलब 7। क्यों सर ऐसा क्यों? तो हमारे जो मानक हैं, उन बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने मेजर करके बताया है कि सिर्फ ये 7 भौतिक राशियां ऐसी राशि हैं जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती। अगर इनके अलावा आप कोई भी राशि लेते हो तो वो किसी अन्य राशि पर निर्भर होती है। इतना क्लियर हुआ? और भौतिक राशियां क्या होती हैं? जिनका हम मापन कर सकते हैं। क्या दुनिया में हम हर चीज का मापन कर सकते हैं? जल्दी से बताओ इसका आंसर, जितने लोग देख रहे हैं। क्या दुनिया में हम हर चीज का मापन कर सकते हैं? हाँ रेखा जी ने, जो अदर क्वांटिटी से फ्री हो, अदर से फ्री हो। बहुत बढ़िया। क्या हम सारी दुनिया में जितनी चीजें उनका मापन कर सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ। तो अब बताओ मुझे, अगर मैं बोलूं मैं आज बहुत खुश हूं, मैं आज बहुत खुश हूं, तो क्या आप इस खुशी को माप सकते हो? या मैं बोलूं कि मैं, कोई लड़का बोले किसी से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अब वो पूछे लड़की कितना, तो लड़का इतना, कोई दूसरा आके बोले मैं तो इतना करता हूं, तो माप सकते हैं क्या? तो जिनको मापा जा सकता है वही भौतिक राशियां होती हैं। ऐसी जो चीजें जिनका मापन नहीं किया जा सकता लेकिन बताया जा सकता है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत खुशी हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं, तो इन चीजों को बताया जा सकता है लेकिन उनका मापन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिनका मापन यंत्र के द्वारा करते हैं वो भौतिक राशियां हैं। संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, पेपर में कैसे कैसे ऑप्शन आ सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे।
तो 3 प्रकार की हैं, मूलभूत, व्युत्पन्न और पूरक राशियाँ। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बाद में जोड़ दिया गया है, वैसे 2 ही थी। मूलभूत राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती। इनकी संख्या कितनी है? 7 होती है। अब सर कौन कौन सी हैं? अब ये पूछ लेता है आपके पेपर में कि कौन कौन सी हैं, तो 7 के नाम देखने वाले हैं अपन। याद रखना, सबसे पहले आपने देखा लंबाई, क्या जाएगा? लंबाई आ जाएगी, लंबाई। तो ये याद रखना है, अभी सब याद हो जाएगी, आप टेंशन मत लो, बस एक बार देख लो, ठीक है। एक लंबाई के बाद आप देखोगे द्रव्यमान, 2, फिर हम आते हैं तीसरे पर, तो आप बोलोगे सर समय, ठीक है। चौथे पर आते हैं हम, चौथा विद्युत धारा, विद्युत धारा। फिर आप 5वां बोलोगे सर तापमान, 6वां आप बोलोगे सर ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और 7वां आप बोल दोगे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनना, पेपर में अगर आपसे बार बार पेपर वाला क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन मूलभूत राशि है, तो आप तुरंत 7 के नाम बता देना कौन कौन सी है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। सर यार ऐसे हमें याद ही नहीं रहेगा, हम तो भूल जाएंगे, हम तो अभी बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। तो आप ध्यान से सुनना, आप मान लो किसी का एसआई में सिलेक्शन हो गया, एसआई में सिलेक्शन हो गया, अब वो फिजिकल देने गया। अब जो मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूँ वो बहुत गौर से सुनना, अपने कान में हाथ डाल के 3-4 बार ऐसे ऐसे कर लो दोनों कान, और बिल्कुल आसपास के लोगों को हटा दो ध्यान, और पूरा फोकस करना है। गहरी सांस ले लो, हाँ, और आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं एक कहानी सुना रहा हूँ कि भैया एक कोई लड़का है जिसका एसआई में सिलेक्शन हो गया, अब वो फिजिकल देने गया। फिजिकल देने गया तो वहाँ पर कुछ अधिकारी लोग बैठे हुए थे। अधिकारी लोगों ने बोला कि जाओ उस कमरे के अंदर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अधिकारी लोगों ने बोला जाओ उस कमरे के अंदर, अपनी क्या करो, लंबाई चेक कराओ, लंबाई मापना है। तो आप उस कमरे के अंदर जाओ, आपको क्या मापना है? लंबाई मापना है और अपना वजन मापना है। 2 चीज बोली अधिकारियों ने, जाओ उस कमरे के अंदर, लंबाई मापना है और वजन मापना है। जैसे ही लड़का अंदर गया, लाइट चली गई। क्या चली गई? लाइट चली गई। लड़का बाहर निकल के आया, अधिकारियों ने बोला तुम्हारे पास समय कम है, तुम्हारे पास समय कम है। लड़का दोबारा गया, जल्दी से उसने मोमबत्ती जला ली। क्या जला ली? मोमबत्ती जला ली। अब मोमबत्ती की क्या हो रहा है, मोमबत्ती को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैंडल, बाद में देखेंगे, इंग्लिश हिंदी में चलने दो। मोमबत्ती जलाई। अब मोमबत्ती की जो ज्योति है वो कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। ज्योति तीव्रता, ध्यान से सुनना। तो लाइट क्या हो रही है? कम ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा, अब क्या क्या यहाँ से हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला, लड़का कमरे के अंदर गया तो उसने क्या मापा? उसकी लंबाई। सबसे पहले क्या मापी? लंबाई। दूसरा वजन, वजन मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मापा। लाइट चली गई, लाइट चली गई मतलब विद्युत धारा। समय कम है तुम्हारे पास, उनने अधिकारी ने बोला समय कम है, इतने में लाइट चली गई, लाइट विद्युत धारा हो गई। उसने क्या जलाई? कैंडल जलाई, मतलब ज्योति की तीव्रता। ज्योति कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो ज्योति तीव्रता। अब लाइट चली गई, कैंडल जलाई, गर्मी हो गई, तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ गया। और लास्ट में आप सभी को पता होना चाहिए कि आप जो द्रव्यमान में चीजें मापते हो, शरीर के अंदर जो चीजें भरी हुई हैं, वही क्या कहलाता है? पदार्थ की मात्रा। तो अभी हम देखने वाले हैं इन सबको। तो क्या आपको अभी ये स्टोरी याद रहेगी? कुछ नहीं है, कमरे के अंदर गया, लंबाई मापी, द्रव्यमान मापा, लाइट चली गई, कैंडल जलाई, बार बार कैंडल ऊपर नीचे हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, और अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है वही क्या कहलाता है? पदार्थ की मात्रा। तो अब आप आराम से इन 7 को याद कर पाओगे। क्या कर पाओगे? जल्दी बताइए, फिर मैं आगे चलने वाला हूं।
ठीक है। और रामबाण किताब का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का आप लोगों को होमवर्क है, एक बार पढ़ लेना, कल ध्यान देना, वो ही मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा, 2 दिन तक चलेगा अपना ये वाला पूरा चैप्टर। बहुत सारी चीजें पढ़नी है इसमें अपन को। यस 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 ओके। तो आपका टेस्ट जिस दिन लूंगा ना, फिर देखते हैं जितने लोग यस बोल रहे हैं। तो हमने देख लिया आधारभूत राशियां, मतलब ऐसी राशि जो अन्य पर निर्भर नहीं होती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा व्युत्पन्न राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां, फिर अपन और चीजों को देखेंगे। अब दूसरा, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशि, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? तो अब आप बोल दोगे सर ये तो बच्चा बता देगा, ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर होती हैं, ऐसी राशियां जो मूलभूत राशियों के पदों में व्यक्त की जा सकती हैं। मतलब ऐसी राशियां जो मूलभूत राशियों से मिलकर बनी होती हैं, काम खत्म। ऐसी राशियां जो मूलभूत राशियों से मिलकर बनी होती हैं, अपन लिख देते हैं ऐसी राशियां जो मूलभूत राशि, मूलभूत मतलब फंडा भूति नहीं, मूलभूत राशि से मिलकर बनी होती हैं, राशि से मिलकर बनी होती हैं। क्लियर हुआ इतना? मतलब पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था कि भैया ऐसी राशियां जिन्हें मूलभूत राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे व्युत्पन्न राशि। मतलब मूलभूत राशियों के पदों में इन्हें क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, पदों में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया? अब कैसे व्यक्त किया जा सकता है? सर पेपर में क्वेश्चन आ गया, हम कैसे बताएंगे कौन सी मूलभूत राशि है, कौन सी व्युत्पन्न राशि है? क्या रट के चले जाएं? ना 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 ना, मूलभूत राशियों की मैंने आपको ट्रिक बता दी है। व्युत्पन्न राशि और देखते हैं। अब व्युत्पन्न राशि तो बहुत सारी हो जाएंगी, देखो कितनी सारी हो जाएंगी। तो मैं ये वाला पेन ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देख लो एग्जाम्पल में, मान लो वेग, वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय। तो अब देखो ये मूलभूत राशियों से मिलकर बना है कि नहीं बना? विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। विस्थापन क्या है? एक प्रकार की लंबाई तो है, मीटर में मापते हैं विस्थापन को हम, लंबाई है। और समय तो भैया है ही, टाइम तो है ही। तो देखो लंबाई और समय दो मूलभूत राशियां आ गई किसमें? वेग के अंदर। तो आप बोल दोगे सर ये व्युत्पन्न राशि है। चलो और ले लो, बल ले लो, बल, बल 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 लो, ये ले लिया हमने यहाँ पर बल। तो आप बताओ मुझे जल्दी से, जितने लोग देख रहे हैं, बल मूलभूत राशि के अंदर आएगा या व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आएगा या सप्लीमेंट्री पूरक के अंतर्गत आएगा? जल्दी बताओ। बल बल बल, बल बोले तो फोर्स, एफ से दर्शाते हैं, तो बल। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है, आप वो लेक्चर देख लेना। और अगर जो चीज़ें न्यूमेरिकल में करानी है वो मैं आपको आगे पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है? ओके, बल बल बल, ओके, व्युत्पन्न में आएगा, बहुत बढ़िया। तो कैसे व्युत्पन्न में आएगा? अब आप बोलोगे सर बल तो व्युत्पन्न के अंदर आएगा, तो व्युत्पन्न के अंदर कैसे आएगा? तो बल का आपको सूत्र पता है कि नहीं? बल बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर बल बल बल, बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। अब आप बल लगा रहे हो किसी भी चीज पर, तो बल का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? F बराबर एम ए, एम इंटू ए। द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को आपने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा होगा, F बराबर एम ए, फादर बराबर मदर। तो यहाँ m मतलब क्या जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा। m मतलब क्या जाएगा? मास आ जाएगा, मास। द्रव्यमान हिंदी में ही लिख देता हूँ, m बराबर द्रव्यमान। तो भैया द्रव्यमान मूलभूत इकाई है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर अभी तो बताया था आपने, द्रव्यमान फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत आता है।
मूलभूत इकाई के अंदर आता है। और देखते हैं त्वरण क्या होता है। त्वरण तो आप बोलोगे सर वेग में परिवर्तन की दर को वेग बटा समय, वेग बटा समय क्या कहलाता है, त्वरण। क्लियर। अब आपने अभी 2 मिनट पहले ही देखा था वेग क्या है, लंबाई और समय है, तो यहां पर भी त्वरण वेग में क्या जाएगा, लंबाई बटे में समय, और नीचे समय तो है ही, इसीलिए हम बल को किस में बोल देते हैं, आपने देखा होगा त्वरण, सॉरी अभी त्वरण पे बात चल रही है, त्वरण, तो त्वरण को किस में दर्शा देते हैं आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंतर्गत दर्शा देते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दर्शाते हैं। अभी मैं ये सब निकालना सिखाऊंगा, अभी आपको पहले इतना याद रखना है। तो यहाँ पर द्रव्यमान आ गई एक मूलभूत राशि, लंबाई आ गई एक मूलभूत राशि, समय आ गई 2 बार, तो कितनी सारी मूलभूत राशियों का उपयोग करके हमने व्युत्पन्न राशि बना दी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जल्दी बताओ, लो मैं लिख देता हूं क्षेत्रफल। समझते चलना भाई साहब, इस बार मजाक नहीं है, पेपर निकालना है। पेपर निकालने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसीलिए आपने रुपए दिए हैं एप्लीकेशन खरीदने के लिए, ठीक है, इसीलिए आप मेहनत करते जाओगे मेरे साथ में तो सब चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आती जाएंगी। डेली आपका लाइव लेक्चर रहता है तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, सर हमने खेत खरीद लिया, सर हमने क्या खरीद लिया, खेत खरीद लिया, सर हम बाजार में खेत का क्या करेंगे, हमने प्लॉट खरीद लिया, सर घर का मकान बन गया हमारा। ध्यान देना, अब घर का मकान खरीदा तुमने तो क्या खरीदा है, लंबाई और चौड़ाई में ही खरीदा होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई तो है ही मूलभूत इकाई, चौड़ाई भी क्या होती है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर, क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, या फिर आप लो और सरल कर दो, एम स्क्वायर कर दो, क्या होता है ये मैं बताऊंगा, मीटर का स्क्वायर। लंबाई को मीटर में मापते हैं, अभी मापने वाली चीज़ों को मैंने बताया नहीं है, थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो हमने देख लिया क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आपसे पूछे आयतन, आयतन, आयतन वॉल्यूम, तो आयतन क्या है बताइए, तो आप लोग बोलोगे सर आयतन भी क्या होता है, आयतन भी व्युत्पन्न राशि है। आयतन में बस सर हम क्या कर देते हैं, ऊंचाई और ले लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आप क्या बोलोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ विड्थ और हाइट, और ये तीनों क्या होती हैं, तो तीनों मीटर में मापी जाती हैं, तो एम स्क्वायर हो जा, एम क्यूब, आयतन मतलब एम क्यूब, मीटर मीटर मीटर, लंबाई भी मीटर में मापेंगे, चौड़ाई भी मीटर में मापेंगे, ऊंचाई भी मीटर में मापेंगे, तो आयतन में 3 मूलभूत राशियां आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि। इसी प्रकार वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, दाब हो गया। दाब क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल। तो अगर आपसे पूछे दाब, प्रेशर, तो आप क्या बोलोगे सर, बल बटे में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। तो अभी मैंने आपको बताया है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी मीटर स्क्वायर आ गया, और बल आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये देखो। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं इसे खींचूंगा नहीं। व्युत्पन्न राशियां मतलब ऐसी राशियां जिन्हें मूलभूत राशियों में तोड़ा जा सकता है। भाई साहब तोड़ना भी सीखेंगे, विमीय सूत्र सीखेंगे हम, कब सीखेंगे वो कल, आज मुझे और दूसरी चीजें पढ़ाना है। विमा क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होते हैं, एम एल टी, एम का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, टी का स्क्वायर क्या होता है। पेपर में त्वरण का विमीय सूत्र पूछ लेता है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र पूछ लेता है, तो सर ये कैसे निकालते हैं ये मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। आज पहले मैं इतनी चीजें आपको समझा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, जल्दी से बताओ। लेंथ क्यूब, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ इतना क्लियर हुआ, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। थोड़ा सा मैं पीता हूं जब तक पानी। चलें आगे। चलो क्लियर 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 सभी को क्लियर। अब हमने देखा व्युत्पन्न राशि, अब हम देखने वाले हैं कौन सी राशि,
पूरक राशि, पूरक राशि तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपका कौन सा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशि। क्या होता है, पूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये पूरक राशि हमारी पृथ्वी पर कितनी है, सिर्फ 2 हैं। पूरक राशि हमारी पृथ्वी पर कितनी है, सिर्फ 2 हैं। कौन कौन सी हैं सर, बता भी दो। तो एक आ जाएगा आपका कोण, या इसे सामान्य कोण बोल देते हैं। एक आ जाएगा घन कोण, याद रखना, एक आ जाएगा आपका कोण और एक आ जाएगा आपका घन कोण। इतना क्लियर हो गया, चलिए ओके 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 ओके। कोण मतलब इसको साधारण कोण भी बोल देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, घन कोण। अब बस 2 चीज याद रखनी है, वैसे मापने वाली चीजें मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन यही बता देता हूं। इनका जो कोण होता है इस प्रकार से हम देखते हैं, ये कोण सबने देखा है, ये क्या होता है, कोण। ये क्या आ जाएगा, अगर इसको हमेशा चाप लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी आर्क, चाप हो जाएगी, ये चाप। और नीचे क्या है, रेडियस, चाप बटे में रेडियस, और इसी को क्या बोला जाता है, रेडियन के नाम से जाना जाता है। इसी को किसके द्वारा दर्शाते हैं हम, रेडियन के द्वारा। तो कोण, कोण का एसआई मात्रक, अभी एसआई मात्रक क्या होता है वो मैं बताऊंगा। तो पेपर में पूछे कोण को किस में मापते हैं, तो रेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं, रेडियन, रेडियन। और आपका घनकोण को किस में मापते हैं, घनकोण मतलब इस प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को ऊपर से नीचे मापते हैं, तो ये छोटा वाला कोण क्या कहलाता है, घनकोण कहलाता है। तो घनकोण को हम स्टेरेडियन में मापते हैं, स्टेरेडियन, ये 2 याद रखना, स्टेरेडियन में मापते हैं। पूरक राशियां आपको 2 याद रखनी है सिर्फ, कौन कौन सी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जल्दी बताइए। तो आप लोग बोल दोगे सर एक हो जाएगा हमारा कोण और एक हो जाएगा घन कोण। कोण में क्या आएगा, रेडियन में मापा जाता है। घन कोण किस में मापा जाता है, स्टेरेडियन में मापा जाता है। तो अभी हमने देखा कि भैया भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको किसी मापन यंत्र के द्वारा मापा जाता है। फिर हमने देखा भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, मूलभूत राशि, व्युत्पन्न राशि और आपकी सप्लीमेंट्री पूरक राशि। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार सर ये मूलभूत राशि ठीक है, व्युत्पन्न राशि ठीक है, और ये पूरक राशि भी ठीक है। अब ये तो बताओ इन्हें मापेंगे कैसे। आपने बोल दिया लंबाई, अब लंबाई को मापेंगे कैसे, द्रव्यमान को मापेंगे कैसे, तापमान को मापेंगे कैसे, आयतन को मापेंगे कैसे। हमारे तो सब चैप्टर में ही लिख के दे दिया उनने ये सब। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है, बहुत सही जगह पर हो। अब आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो इतना अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम एक बार इसको आप पूरा का पूरा आपने लिख लिया हो, देख लो जल्दी से, ठीक है। इसको मैं खत्म करके यहाँ रख देता हूं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं इकाई। अब हम मापेंगे किसे सर, इकाई क्या होती है, इकाई, यूनिट क्या होती है, यूनिट, यूनिट्स, इकाई क्या होती है। अब सुनना, हमने देखा लंबाई, हमने देखा द्रव्यमान, सब। अब हम इसको मापेंगे कैसे। मान लो मुझे 1 किलो आम लेने जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले से ही डिसाइड कर लेंगे, या ये पदार्थ ले लिया मैंने, ये पदार्थ, इस पदार्थ का 1 किलोग्राम, इसका 1 किलोग्राम, इस पदार्थ का हमने क्या मान लिया, ये 1 किलोग्राम है। अब मुझे कभी किसी दूसरी चीज का 1 किलोग्राम लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको आधार मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे। तो पहले से ही निर्धारित किसी मानक को आधार मानकर जब हम, समझना एक बार और बोल रहा हूं, पहले से निर्धारित किसी मानक को आधार मानकर जब हम किसी चीज का मापन करते हैं, याद रखना उन्हीं को हम इकाई बोलते हैं, या हम उन्हीं को यूनिट्स बोलते हैं। क्योंकि अभी हमको मूलभूत इकाइयों की यूनिट्स देखनी है, व्युत्पन्न इकाइयों की यूनिट्स देखनी है, इसको भी मापने की अलग अलग मात्रक पद्धतियां होती हैं। तो आप लोग समझो कि पहले से कुछ डिसाइड करके रखा गया है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को मापते हैं।
तो भैया ये किसके आधार पर रखा गया है, कैसा रखा है? तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान से सुनना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ आधारभूत इकाइयों को जो मान्यता दी गई है, मान्यता प्राप्त आधारभूत इकाइयां हैं, उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो इकाई की सटीक परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी भी भौतिक राशि का मापन, परिभाषा लिख लेना, किसी भी भौतिक राशि का मापन, इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूं मैं, इकाई की परिभाषा NCERT बेस्ड और सटीक परिभाषा, और इसी के द्वारा आप पेपर में भी करोगे। किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि का मापन, भौतिक राशि का मापन, याद रखना, किसी भी भौतिक राशि का मापन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, याद रखना, मान्यता प्राप्त आधारभूत मानकों में किया जाता है। ये इनकी परिभाषा है। ये किसी भी भौतिक राशि का मापन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य आधारभूत मानकों पर किया जाता है। अब मैं समझाऊंगा इसे। आधारभूत मानकों में किया जाता है, इसे ही इकाई कहते हैं, इसे ही इकाई कहते हैं। अब इन्होंने ऐसी परिभाषा लिख दी है, ध्यान से सुनना, कुछ भी लिखा है हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। अब सुनना, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया वही चीज इन्होंने बस लिख दी है। किसी भी भौतिक राशि का हमें मापन करना है तो हमें किसके ओर ध्यान देना पड़ेगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कमेटियां बैठी हैं जिनसे मान्यता प्राप्त आधारभूत मानक, आधारभूत मानक मतलब जैसा मैंने बताया था पहले से ही निर्धारित कुछ मानक, जैसे हमने कोई से पदार्थ का एक भाग ले लिया, उसी को आधार मानकर अब हम आगे का मापन करेंगे। जैसे गांव में आपने देखा होगा कोई बेचारी आंटी आती है सब्जी बेचने, उनके पास कोई बाट नहीं रहता तराजू का, तो वो क्या करती हैं, घर से किसी से बाट मंगवा लेती हैं और उसकी जगह वो क्या करती हैं, गेहूं 1 किलो बराबर कर लेंगी, उसी से फिर तौल के देंगी, या टमाटर एक तरफ तौल के पहले ही रख देंगी, दुकान वाले का बाट वापस कर दिया, उसी से तौल के देना चालू कर देंगी। तो याद रखना, पहले से ही निर्धारित, ये आधारभूत मात्रक क्या है? पहले से निर्धारित मात्रक हैं, निर्धारित मात्रक। अब सुनना, इतना क्लियर हो गया सभी को? तो आपसे इकाई की परिभाषा पूछी जाएगी यूनिट्स की, तो किसी भी भौतिक राशि का मापन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य आधारभूत मानकों पर किया जाता है, इसे ही क्या बोला जाता है? इकाई कहते हैं या यूनिट्स कहते हैं। अब इकाई को निकालने के लिए क्या, एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, जिसे हम SI यूनिट कहते हैं, तो हम SI यूनिट के आधार पर क्या करते हैं, जो भी हमारी राशियां हैं उनको मापते हैं। तो याद रखना, SI भौतिक राशियों के, भौतिक राशियों के SI मानक, SI मानक क्या होते हैं? तो SI आप बोल दोगे सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। SI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ठीक है, तो भौतिक राशियों के SI मानक या SI मात्रक अब कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले आपको मूलभूत राशियों के SI मात्रक याद रखने हैं। मूलभूत राशियां अभी हमने पढ़ा है, सब लोग बता पाओगे कौन कौन सी मूलभूत राशियां होती हैं? जल्दी बताओ, मैं नाम लिख देता हूं, 1 2, इसको अपन यहां पर ऊंचा कर देते हैं हल्का सा। ठीक है, भौतिक राशियों के SI मानक अपन को देखने हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहां पर अपन देखेंगे राशि। ये राशि आ जाएगी अपनी, ध्यान से सुनना,
और यहाँ पर उनके क्या लिखेंगे, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट लिखेंगे। तो जल्दी से सभी लोग लिखकर बता दो, मैं भूल गया, जल्दी से सभी लोग लिखकर बता दो, मैं भूल गया हूं। तो आप बोलोगे सर लंबाई, सबसे पहला कौन सा जाएगा, लंबाई। तो लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई का एसआई मात्रक क्या जाएगा, लंबाई को सर मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लंबाई को किस में मापेंगे हम, मीटर में। तो एसआई मात्रक क्या जाएगा इसका, मीटर आ जाएगा लंबाई का। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए द्रव्यमान, द्रव्यमान, तो आप द्रव्यमान का क्या बोलोगे, तो आप सभी लोग बोल दोगे सर द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में मापा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरा लिख लिख के बता रहे हैं सभी लोग। तीसरा समय, समय को किस में मापा जाता है, ध्यान से सुनना। तो समय को सेकंड में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है समय को। हिंदी में ही लिख दूं क्या, सेकंड में मापा जाता है समय को। अब आपसे बोला जाएगा समय के बाद में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर तापमान आ जाएगा। तापमान, तापमान को किस में मापा जाता है, तो तापमान को केल्विन में मापते हैं। किस में मापते हैं, केल्विन में मापा जाता है। तापमान किस में मापेंगे, केल्विन में मापा जाता है। ठीक है। अब आपसे बोलेगा वो कि भैया तापमान बढ़ गया, अब आपने क्या करा, ज्योति तीव्रता, आपने मोमबत्ती जलाई, तो ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को किस में मापेंगे, तो कैंडेला में मापेंगे। किस में मापेंगे, कैंडेला में मापेंगे। कैंडेला, ज्योति तीव्रता को किस में मापा जाता है, कैंडेला में मापा जाता है। लाइट चली गई थी, लाइट मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को किस में मापेंगे, तो आप बोल दोगे सर विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। किस में, एम्पियर में मापा जाता है। अब हमारा सातवां बचा, तो इसको मैं हल्का सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, एम्पियर में मापा जाता है, तो फिर एम्पियर को भी हम दूर लिख देते हैं। एम्पियर में मापा जाता है। अब सुनना, अपना बचा सातवां, कौन सा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, तो ये मोल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, मोल। तो ये ऐसा यूनिट आप लोगों को याद रखनी है, ये ऐसा यूनिट आप लोगों को सभी को याद रखनी है, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे चल के हम इनके संकेत भी देखेंगे। इनके क्या देखेंगे, संकेत भी देखेंगे, क्योंकि संकेत आएंगे तभी आपको क्या आएगा, ये मैं अभी नहीं बता रहा, आगे बताऊंगा। ये संकेत सीखेंगे, इनके संकेत सीखेंगे तभी आप क्या निकाल पाओगे, विमा निकाल पाओगे। और विमा से क्या निकाल पाओगे, विमीय सूत्र निकाल पाओगे। तो इनके संकेत भी निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले आप सभी मुझे बताओ, क्या अगर पेपर वाला आपसे पूछे भौतिक राशियों के एसआई मानक या एसआई मात्रक, तो अब आप लोग, मुझे नहीं लगता कि आपको कठिन लगेगा, सब लोग निकाल दोगे ना। कोई भी एग्जाम हो आपका, ये पेपर में पूछा ही जाता है। तो जल्दी बताओ, सब लोग निकाल दोगे ना, देखते हैं, जल्दी आंसर दो। यस यस यस, सभी लोग निकाल दोगे। ठीक है। अब सुनना, अब ये तो सर एसआई पद्धति हो गई। कुछ भौतिक राशियों को मापने की अन्य पद्धति होती है, तो अन्य मात्रक पद्धति और देखने वाले हैं हम। इसको आप बाद में पॉज करके लिख लेना। ठीक है। अब हम अन्य मात्रक पद्धति और देखने वाले हैं। इस चैप्टर में अभी एक दिन और लगेगा, एक दिन और लगेगा, एक दिन और लगेगा, जिससे हम क्या करेंगे, और पूरे कॉन्सेप्ट देखेंगे। 1.5 घंटे का लेक्चर और लगेगा। ठीक है। अन्य मात्रक पद्धतियों पर बात करने वाले हैं अभी हम। अन्य मात्रक पद्धति, अन्य मात्रक पद्धति की बात करने वाले हैं हम। अन्य मात्रक पद्धतियां, तो अब अन्य मात्रक पद्धतियों में यहां हम लिख लेंगे मात्रक पद्धति, मात्रक
पद्धति का नाम कि भैया कौन सी पद्धति है। और इन मात्रक पद्धतियों में हम नापेंगे क्या, तो 3 चीज मापते हैं, MLT द्रव्यमान, द्रव्यमान ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, लंबाई, लंबाई और ध्यान से सुनना समय, टाइम। ठीक है, तो अब आपसे पेपर में ये पूछेगा, इसको हल्का सा इधर खिसका के मैं रख देता हूं, अन्य मात्रक पद्धतियां। तो मात्रक पद्धति का नाम आएगा सबसे पहले, तो सबसे पहली मात्रक पद्धति आपने सुना होगा MKS। MKS पद्धति, इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? MKS पद्धति, इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं, मीट्रिक पद्धति। पेपर में क्वेश्चन आएगा मीट्रिक पद्धति के नाम से किसे जाना जाता है, मीट्रिक पद्धति। तो आप बोल दोगे सर MKS पद्धति को ही मीट्रिक पद्धति बोला जाता है। अब आपसे देखो कुछ नहीं है, MKS में क्या जाएगा, द्रव्यमान को किसमें मापा जाएगा, ध्यान से सुनना, द्रव्यमान को किसमें मापा जाएगा, तो आप बोलोगे सर द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाएगा। सुनना MKS, हाँ, द्रव्यमान को किसमें मापा जाएगा, किलोग्राम में। या फिर अपन इनको ऐसे ले लेते हैं, शुरुआत, ध्यान से सुनना, 1 मिनट रुको, जैसा आपकी किताब में दिया है मैं उसी हिसाब से इसको जमा देता हूं। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय के आधार पर ले लो ताकि आपका बिल्कुल सही बैठेगा। रुको 1 मिनट, इसको छोड़ो, अरे यार इसका, इससे अच्छा तो मैं लिख ही दूं क्या। 1 मिनट और रुको, एक बार और कोशिश करूंगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लंबाई आगे ले लेते हैं ताकि क्या है, अपनी ये पद्धति में जो जिस तरह से जमाया गया है अपन भी वैसे ही जमा दें, बाकी लिख तो अपन सकते हैं कहीं भी। ठीक है, आप सुनना, शुरुआत से बताते हैं। ठीक है, चलो, कोई कुछ बोल रहा था MKS में, अच्छा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो अपना M आएगा, तो लंबाई को किस में मापेंगे, तो आप बोलोगे सर लंबाई को तो मीटर में मापेंगे, लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। और द्रव्यमान को किस में मापेंगे, K फॉर किलोग्राम, K फॉर किलोग्राम। और आ जाएगा आपका S समय को किस में मापेंगे, सेकंड में। समय एकमात्र ऐसा है, ध्यान से सुनना, जिसे सभी जगह चेंज नहीं होगा, एक ही जैसा रहेगा, ध्यान से सुनना। तो MKS हो जाएगा हमारा। अब दूसरा पद्धति आ जाएगी CGS पद्धति, जिसे डेसिबल गॉसियन पद्धति के नाम से जाना जाता है। दूसरी कौन सी आ जाएगी, CGS पद्धति, CGS। पेपर में अगर इसका नाम पूछ ले तो डेसिबल गॉसियन पद्धति, गॉसियन पद्धति। इनमें एक दूसरे में बदलने आते हैं, कल मैं बदलवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, कल हम इनको बदलना भी सीखेंगे, बस आपको एक बार आ जाए। तो C फॉर, यहां पर देखो मीटर को किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में, मीटर को किस में, सेंटीमीटर में। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आपने देखा होगा, तो अभी अपन देखेंगे। तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, और यहाँ किलोग्राम को किस में बदल देते हैं, ये ग्राम में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो जाएंगे। और समय तो किस में मापा जाएगा, सेकंड में ही मापा जाएगा। क्लियर इतना? ओके, इतना क्लियर हो गया। चलिए, हाँ, अब आएगा तीसरा FPS। FPS पद्धति से ब्रिटिश पद्धति बंद सी हो गई, लेकिन भैया ब्रिटिश लोग छोड़ के गए तो हम पढ़ेंगे FPS। इसी को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, FPS पद्धति। F का मतलब क्या आ जाएगा, तो F का मतलब आ जाएगा, आप लंबाई को फीट में मापते हैं, फुट में माप देते हैं।
फीट या फुट में माप देते हैं लंबाई को, फीट या फुट में भी बोल देते हैं, फुट, इतने फुट है भैया। अब द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं। जैसे आपने बोला होगा भैया 2 पाउंड का केक दे दो, केक अंग्रेज चला के गए तो पाउंड, ठीक है, साउंड मत लिख देना, पाउंड केक। अब सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, क्या इतना क्लियर हो गया? फीट, पाउंड, सेकंड। तो ये अन्य मात्रक पद्धतियां, एसआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। और ये अन्य मात्रक पद्धतियां हैं। तो डेसिबल गॉसियन पद्धति के नाम से किसे जाना जाता है? पेपर में पूछेगा तो सीजीएस पद्धति को। एमकेएस पद्धति में के में किसको मापा जाता है? तो आप बोल दोगे सर के मतलब किलोग्राम, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। एमकेएस को सीजीएस में बदलना सिखाइए सर, तो हम कल एमकेएस को सीजीएस में ही बदलना सीखेंगे। कल हम देखेंगे सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। कल हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, न्यूटन को सीजीएस में कैसे बदलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको कल बताऊंगा। और ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है। और रामबाण किताब का ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। एक लेक्चर और आएगा इस पर, तो आप लोग उसको तैयार कर लें। एक लेक्चर में कंप्लीट हो गया, अगर एक आध और लगा तो एक आध और ले लेंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें पूरे के पूरे कहीं पर भी पढ़ लो एक साथ व्यवस्थित सरल तरीके से, कोई नहीं बताएगा। तो एक बार शुरू से मैं दिखा देता हूँ हमने क्या पढ़ा है। हमने देखो इकाई एवं मापन पद्धति चालू किया हमारा, उसमें हमने क्या क्या देखा कि भैया भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। ये आपको इतने से लिखवाए मैंने, ये बहुत सारे दे दूंगा, ये पेपर में पूछता है। आर्द्रता क्या है? क्या आर्द्रता भौतिक राशि है? जल्दी से बताओ। आप लोगों में से अब देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भौतिक राशि है या नहीं? आर्द्रता, क्या आर्द्रता का मापन किया जा सकता है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, हाइग्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर के द्वारा हम इसका मापन कर सकते हैं। तो बिल्कुल है, बहुत बढ़िया, हाइग्रोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी के आंसर आ गए। तो इस प्रकार से ऐसे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। फिर इसके बाद हमने देखा भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं, मूलभूत राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। मूलभूत राशियों को हमने देखा ऐसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। याद रखो, 7 के नाम आपको मैंने बता दिए थे ट्रिक से। अब हमने देखा व्युत्पन्न राशि आ जाएगी ऐसी राशियां जो मूलभूत राशि से मिलकर बनी होती हैं। एक नई चीज और याद रखो, क्योंकि आपके पेपर में दिया है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान से पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो द्रव्यमान है ना, इसकी नई परिभाषा आई है, नई परिभाषा 2009 में। द्रव्यमान की नई परिभाषा किस सन में आई? 2009 में। उससे पहले इसकी पुरानी परिभाषा चलती थी, द्रव्यमान की ओल्ड परिभाषा। ओल्ड में क्या बोला गया है कि द्रव्यमान भैया हम उसे मानेंगे जिसमें 90% क्या होगा? 90% लेंगे हम प्लेटिनम और 10% लेंगे इरिडियम। 10% क्या लेंगे? इरिडियम। ये समझना, थोड़ा एडवांस लेवल बता दिया मैंने, कोई नहीं बताएगा। 90% प्लेटिनम। द्रव्यमान पहले कैसे 1 किलोग्राम कैसे डिसाइड होता है भैया? इस आम लेने हैं तुम्हें, 1 किलो आम लेने हैं 60 रुपए किलो में, तो 1 किलो कैसे होगा? तो पहले किलोग्राम कैसे मापते थे? 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम की एक धातु ली, उसका 1 किलोग्राम पूरे विश्व में 1 किलोग्राम माना जाएगा। ये किस पर आधारित था? ये गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित था। ये गुरुत्वाकर्षण पर आधारित था। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल आप सभी को पता है कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो जाता है पृथ्वी की खींचने की क्षमता के अनुसार, तो ये तो बदलता है। फिर वर्तमान में नई परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इसमें हमने नई परिभाषा में प्लांक कांस्टेंट का उपयोग किया है। प्लांक कांस्टेंट का उपयोग किया है, मतलब प्लांक स्थिरांक का उपयोग, हिंदी में लिख देता हूं स्थिरांक, स्थिरांक का स्थिरांक। पेपर में क्वेश्चन आ गया, बता देना कि भैया नई परिभाषा किस पर आधारित है? प्लांक स्थिरांक पर आधारित है।
और गुरुत्वाकर्षण बल की जगह विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग किया है। विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल किसी भी जगह बदलता नहीं है, वो वस्तु की लंबाई और द्रव्यमान पर आधारित होता है। तो पहले से ही हम द्रव्यमान डिसाइड कर रहे हैं। और तीसरा, तौलने के लिए एक तराजू लिया था, किबले संतुलन, किबले बैलेंस, किबले संतुलन, ठीक है, किबले तराजू का उपयोग किया था, किबले संतुलन का। तो ये तीन चीज याद रखना है। द्रव्यमान की नई परिभाषा 2009 में आई, जिसके अनुसार प्लांक स्थिरांक, विद्युत चुंबकीय बल और किबले संतुलन का उपयोग किया जाता है। पुरानी परिभाषा में 90% प्लेटिनम था, 10% इरिडियम था। उम्मीद है अब आपको इतना सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। घर पे एक बार इसका नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ना, रामबाण किताब अपने पास रखना और एक बार उसमें से इस चैप्टर को पढ़ कर आना, क्योंकि कल उसमें से ही मैं बहुत चीजें पढ़ाऊंगा आपको आगे की, ठीक है। तो आज के लिए बस इजाजत दीजिए, यहीं पर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय।